हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज का सेशन हमारा ये पार्ट 4 होगा। ऑलरेडी हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अपलोड कर दिया है। तो आज जो पार्ट 4 होगा कौन कौन से टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन, यहाँ से हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने इन टॉपिक का डिस्कशन कर दिया है। तो आप प्लीज़ प्रीवियस जो भी वीडियोज हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले उसको विजिट करें, देन यू कैन सी पार्ट 4। दिस इज़ द रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ एडप्टेशन। एडप्टेशन में भी आई होप कुछ टॉपिक हो गए थे, तो देखते हैं क्या है आपका। तो आप पार्ट 3 देखेंगे तो ये टॉपिक आपको हुआ हुआ नज़र आएगा। यहाँ तक हो गया था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन, लॉजिक कंसेप्ट को समझना, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क एंड डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक चिंतन। ऑलरेडी पार्ट 3 में यहाँ तक हो गया था। अब हम लोग पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे यहाँ से वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर अप्रोच। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तो जो वाइगोत्स्की थे ये आपके एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। यह एक सामाजिक रचनावादी थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित इन्होंने किया है। ठीक है ना। ये ठीक है। कहता है सामाजिक सृजनवाद का जनक है, बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। देखिए अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग अपना थेसिस थ्योरम को दिए हैं, तो इसमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे वाइगोत्स्की के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो वाइगोत्स्की के अनुसार कहना है कि किसी भी बच्चे का विकास जो है सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है, ग्रुप लर्निंग। इसलिए बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है ताकि वो एक अच्छे सोसाइटी को समझ सकें। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं, जैसा समाज उनको सिखाएगा वैसे बच्चे सीखेंगे, दैट इज सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है आपका कि वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। ये पहले ही हमने पढ़ चुका है। जो डेवलपमेंट है वो आपका जीवन प्रयत्न चलती रहती है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है आपका विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन। प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन, आंतरिकीकरण की प्रक्रिया। वाइगोत्स्की के 3 प्रमुख पहलू हैं, तो देखते हैं 3 प्रमुख पहलू कौन कौन हैं। तो अगर यहाँ मिडिल में अगर हम चाइल्ड को रख दें, है ना, एज ए ह्यूमन, तो वो कौन कौन सा सीखेगा, तो सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर, तीनों को मिलाकर फाइनल आपका जो है चाइल्ड लर्न करेगा। सोशल इंटरेक्शन समाज से, कल्चर संस्कृति कैसा है, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, लैंग्वेज वहाँ के क्या है। ओके। वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है, इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं, वह ज्ञान का सृजन करते हैं। लैंग्वेज इज ए टूल। आगे है आपका सम अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो कहता है सम अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स में देख लेते हैं। एक आपका डायग्राम दिया हुआ है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी। जेपीडी मतलब हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, ये आपका स्कैफ होल्डिंग, अस्थायी मदद, टेम्प्रोरी हेल्प, हिंट, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट है आपका एनी बॉडी हु नो मोर इन ए पार्टिकुलर एरिया, जो एक्सपर्ट हो किसी भी एरियाज को लेकर। तो ये आपका एक डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, तो वो भी अलग अलग एरियाज में है, उसको भी हम लोग देखते हैं।
तो पहला अगर ए की बात करें जो इंटरनल है वो क्या है, स्टफ लर्नर कैन डू, ठीक है। फिर आपका जेबीडी सेकंड है, तो स्टफ लर्नर कैन डू विथ सपोर्ट। और जो बी है आपका, स्टफ लर्नर कैन नॉट डू इवन विथ सपोर्ट। अब ऐसे देखिए, जो ए है ना आपका ये, तो इसमें क्या है कि लर्नर अपने से खुद से कर सकता है। जो ये जोन आ गया जेपीडी, जो आपका जेपीडी हो गया, जेपीडी, इसमें क्या है कि आपका सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तब हो पाएगा। और बी में है कि वो कर ही नहीं पाएगा, अगर सपोर्ट उसको मिले तो भी नहीं कर पाएगा, खुद से तो करेगा ही नहीं। तो ये आपका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एक डायग्राम था। जेपीडी इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू विद और विदाउट सपोर्ट। जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चाइल्ड है ना, तो इनको सपोर्ट पीछे दिया जा रहा है तो ये अपने साइकिल को आगे बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। और यही सेकंड में देखेंगे आप, तो यहाँ सपोर्ट इनको छोड़ दिया गया है, तो इस चीज़ को सीख लिए, यानी ये स्किल इनमें डेवलप हो गया। तो अब क्या है, ये जो साइकिल चलाना सीखा, कैसे सीखा, समाज से सीखा, इनके पेरेंट्स ने इनको सिखाया। तो पहले इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, अब क्या है, इनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो वही इस डायग्राम में समझाया गया है कि जो ए जोन है इसमें तो खुद से कर लेंगे वो, इसमें कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मिले ना मिले वो कर लेंगे। जेपीडी में अगर सपोर्ट मिलता है तो करेंगे, नहीं तो खुद से नहीं करेंगे। लेकिन बी जो जोन है ना, इसमें सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा तो भी उनसे नहीं होगा। तो इस फिगर से आप समझ पाए होंगे अच्छे से। देखिए एम के ओ, फादर स्कैफोल्डिंग साइकिल को पकड़ना, है ना, स्कैफोल्डिंग मतलब होता है पकड़ना। जेपीडी, बालक को मदद मिलने पर सीखने का दायरा, तो बालक को क्या है, इस जुनून है सीखने का, तो इसने सीख लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, भाषा के 3 रूप। भाषा के कौन कौन से रूप हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आपका भाषा के जो 3 रूप हैं, पहला है आपका सोशल स्पीच, सामाजिक वाक, 2+ वर्ष उम्र, दुनिया में बात करना। प्राइवेट स्पीच, निज वाक, 3+ वर्ष, बोल बोल कर खुद से बात करना। साइलेंट इनर स्पीच, मौन आंतरिक वाक, 7+ वर्ष उम्र, मन में बात करना। लॉजिकल है, हम लोग के साथ भी होता है ये कि दुनिया में बात करना। प्राइवेट मतलब खुद बोलकर बात करना, और साइलेंट हम कुछ बोल नहीं रहे लेकिन मन में ही सोच रहे हैं, मन में बात करना। दीज आर द डिफरेंट थिंग्स ऑफ लर्निंग, दैट इज लैंग्वेज का 3 रूप दिया हुआ है, भाषा का 3 रूप। एक तो सामाजिक, दुनिया को आप क्या सुना रहे हैं। प्राइवेट स्पीच, खुद से क्या बोल रहे हैं। और साइलेंट मतलब मन में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सम अदर इम्पोर्टेंट टर्म, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिस दायरे में किसी, कह रहा है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे को संभावित विकास होता है। मोर नॉलेजेबल अदर्स, कोई छोटा या बड़ा द्वारा ज्ञान ग्रहण करना, है ना, ज्ञान जरूरी नहीं कि बड़ों से ही ग्रहण कर सकते हैं, बड़े छोटे से भी सीख सकते हैं। स्कैफोल्डिंग टेम्पोरली हेल्प, जैसे साइकिल को पकड़ कर देख रहे थे पेरेंट, वहाँ पे उनको होल्ड करके साइकिल चलाना सिखा रहे थे, तो वो क्या हुआ, टेम्पोररी हेल्प हुआ। जब वो सीख लेंगे तो उनको हेल्प की, स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्षणिक मदद है, स्कैफोल्डिंग कहता है क्षणिक मदद है, यह तब तक जारी रहेगी तब तक हम खुद वो काम न करने लगेंगे, ठीक है। अब सम मोर टर्म्स दिया हुआ है, देखते हैं इसको। रेसिप्रोकल टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, असिस्टिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वीवीआई है, ये क्वेश्चन पूछता है कोहलबर्ग, थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। तो कहता है इन्होंने अपने प्रयोग से पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया है। तो ये कहीं ना कहीं जेंडर डिफरेंस है इनके कंसेप्ट में, कि इन्होंने पुरुषों को ही लिया है जो भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो देखते हैं क्या इनका कहना है। इसलिए सिद्धांत को जेंडर बायस थ्योरी भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि जेंडर बायस थ्योरी को किसने दिया, तो कोहलबर्ग। कैरोल गिलियगन कोहलबर्ग की ही छात्रा थी। इनका मानना था कि थ्योरी फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव, नारीवादी नैतिकता का ध्यान नहीं रखती है। इन्हीं की एक छात्रा थी जिनका नाम था कैरोल
गिलीगन। तो इनका कहना था कि जो थ्योरी है फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव, नारीवाद नैतिकता का ध्यान नहीं रखती है, बिल्कुल नहीं रखती है, क्योंकि इनका पुरुष पर्सपेक्टिव के रूप में इनका कंसेप्ट दिया हुआ था। सही गलत को पहचानना नैतिकता कहलाती है। नैतिक तर्क, मोरल डिसीजन लेने के लिए जो थिंकिंग का प्रयोग करते हैं उसे मोरल रीजनिंग कहते हैं। नैतिक तर्क, दुविधा वाले सिचुएशन में फैसला लेने के लिए जो तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं नैतिक तर्क कहलाता है मोरल रीजनिंग। आगे आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो कहता है इसमें कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से इंस्पायर्ड है। कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद यह बताया है कि व्यक्ति में नैतिक विकास मुख्य स्तरों से होकर गुजरता है। प्रत्येक स्तर की दो अवस्था होती है। पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल लेवल 4 से 10 साल और 2 चरण में होता है। नेक्स्ट है आपका स्टेज 1, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबेडियंस। तो अब देखिए इसमें क्या है। ओबेडियंस, यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से गुड बिहेवियर के साथ इनको सिखाया जा रहा है और यहाँ पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो अब देखो यहाँ से एक्शन होगा, अब यहाँ से क्या रिएक्शन होगा वो तो फाइनल होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस तरीके से पनिशमेंट ओरिएंटेशन ये हो गया ओबेडियंस ओरिएंटेशन। सेकंड कहता है व्यक्तिवाद, उपकरणवाद और विनिमय, नियमित अभिविन्यास, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, है ना, की प्रवृत्ति, म्यूचुअल एक्सचेंज। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी, दैट इज टेक रेस्पेक्ट एंड गिव रेस्पेक्ट, या ऐसे कह लेते हैं गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। सेकेंड है आपका पारंपरिक कन्वेंशनल लेवल, ये आपका एज फैक्टर कितना है, 10 से 13 साल की आयु, और ये भी 2 चरण में होता है। वो भी था आपका 2 चरण में, जो आपका क्या था, पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल लेवल, ये भी 2 चरण में था, 4 से 10 साल। तो इसमें 2 चरण, पहला था ओबीडियंस एंड पनिशमेंट और सेकंड था आपका इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज या पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। लेकिन सेकंड है कन्वेंशनल मेथड, वो था 10 साल, 4 से 10 साल, ये है आपका 10 से 13 साल की आयु। ये भी 2 चरण में है। देखते हैं 2 चरण में क्या है। तो इसका 2 चरण क्या है, पहला लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय नाइस गर्ल्स ओरिएंटेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय नाइस गर्ल्स ओरिएंटेशन। तो अब देख लीजिए, ये रिपोर्ट कार्ड लेकर झूम रहे हैं अपना, सारे में देख लो ग्रेड ए ग्रेड ए ग्रेड ए ग्रेड ए। तो ये जो ग्रेड ए आया कहीं ना कहीं होनेस्टी, ईमानदारी से इन्होंने लाया होगा, अप्रूवल, इनको अप्रूवल मिला है ना, इनको सम्मान भी मिलेगा। सेकंड है आपका कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, रूल आर रूल्स, दे कैन नॉट बी ब्रोकन, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। देख सकते हैं यहाँ रेड है तो आपको ट्रैफिक में रुकना है, रूल इज रूल, आप इसको तोड़ नहीं सकते। थर्ड है दोस्तों पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर पारंपरिक, इसमें क्या है, उच्चतर आयु सीमा के बच्चे 13 एंड एबव, 2 चरण होते हैं इसमें भी 2 चरण होते हैं, 13 साल से ऊपर का है। तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तो इसमें क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल फाइट। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। फिर आपका सैद्धांतिक अंतः चेतना, सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। स्टेज 6 का था यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। फिर कहता है हेज दुविधा प्रयोग का सारांश। फिर कहता है हिंज का पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करना। अब थोड़ा इसको स्टोरी को हम लोग समझते हैं, क्या है स्टोरी ये। जैसे अब क्या था ना कि हिंज दुविधा का सारांश, तो अब देखते हैं इसको। ये तो हो गया एथिकल, गांधी जी हो गए हमारे, है ना, और ये फ्रंटियर गांधी जिनको कहा जाता है। तो हिंज क्या था ना कि जैसे मान लो कि ये हिंज है, इनकी पत्नी बीमार है और
इनको जो दवा की ज़रूरत है ना, वो एक साइंटिस्ट अपने पूरे वर्षों का मेहनत जो है खोज कर उस दवा को बनाया है। ठीक है ना, ये हर जगह इलाज करके थक चुके हैं और ये भी अपना बुढ़ापा की स्थिति में है, रिसर्च कर करके एक दवा को बनाया है इन्होंने। तो अभी तो पेटेंट कराएंगे उस दवा को। तो इनको पता चलता है कि जो दवा से इनकी वाइफ ठीक हो सकती है वो दवा इनके पास है, तो इनके पास जाते हैं और अपना प्रपोजल रखते हैं। तो ये कहते हैं ये कैसे संभव है, मैंने पूरी मेहनत की है, पूरी जीवन इस पर लगाई है, मैं दवा ऐसे कैसे दे दूँ विदाउट पेटेंट किए। तो उसमें टाइम लग जाएगा, टाइम लगेगा तो हो सकता है इनकी वाइफ की जान भी चली जाए। तो अब ये क्या सोचते हैं कि दवा कैसे लाया जाए, तो ये क्या करते हैं, चोरी करते हैं इस दवा को किसी भी तरीके से और अपनी वाइफ को खिला देते हैं, वाइफ इनकी ठीक हो जाती है। तो चलो इनका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन इनकी तो मेहनत चली गई, बरसों की मेहनत। तो अब ये मॉरल एथिकल इनके रेस्पेक्ट में सही है ना। तो अब इनके रेस्पेक्ट में क्या है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है कि हिंज की पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करना। अब आप बताइए आपके नज़र में क्या सही है क्या गलत है। क्या इन्होंने सही किया या इन्होंने गलत किया कि अपने पेटेंट के चक्कर में किसी का जान बचाने के लिए इन्होंने अपनी दवा नहीं देने के लिए तैयार हुए। अगर ये दवा दे देते तो हिंज को चोरी नहीं करनी पड़ती, है ना। अगर हिंज चोरी नहीं करता तो इनको किसी तरह का अदर कदम उठाना नहीं पड़ता। तो यही स्टोरी है इसमें। आप पे छोड़ता हूँ क्या सही है गलत है, एथिकल है, एथिकल में हर एंगल से सोचना पड़ता है। दैट इज डायलेमा। किसी के रेस्पेक्ट में कोई चीज़ सही है तो किसी के रेस्पेक्ट में वही चीज़ गलत है। काम तो एक ही है, दवा। यहाँ कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ कॉमन है आपका दवा, मेडिसिन। तो अब दवा इनके लिए ज़रूरत था, अब इनका रिसर्च था तो इन्होंने चोरी कर ली है। तो अब हिंज का क्या है, दवा चोरी करना गलत है या सही है। तो इनके रेस्पेक्ट में सही है, इनके रेस्पेक्ट में गलत है। तो यही है मोरल डायलेमा, एथिकल डायलेमा। ओके। तो अब आता है क्रिटिसिज्म की आलोचना क्या है। तो अब कहता है कि नॉट अप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, सभी संस्कृतियों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता, ठीक है। फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, परिकल्पनात्मक परिस्थितियाँ, और बायस सैंपल कहता है लिंग रूढ़िबद्धता पाई गई है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसमें क्या है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को जरूरत के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। पृथक्करण प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ 1993 में सभी को समान अवसर के द्वारा सभी वंचितों को शिक्षा कराने का सभी राज्यों को आवश्यक दायित्व सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत सभी वंचित वर्ग शारीरिक रूप से अक्षम, अंधत्व, बधिर, विकलांग, बौद्धिक स्तर पर वंचित, समवेशी, मांसपेशीय अस्थि या अन्य विकलांग, भाषा बोली कामगार, जातिगत समूह, धार्मिक अल्पसंख्यक, स्त्री पुरुष भेदभाव को दूर करने के सर्वजन के संपूर्ण विकास हेतु शिक्षा का प्रावधान है। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है 1993 में सभी को समान अवसर के द्वारा सभी वंचितों को शिक्षा कराने का सभी राज्यों को आवश्यक दायित्व सौंपा गया है कि सभी राज्यों को जिन जरूरतमंद हैं उनको शिक्षा आपको प्रोवाइड करना है, इट इज कंपल्सरी। जिसके अंतर्गत सभी वंचित वर्ग शारीरिक रूप से अक्षम, अंधत्व, बधिर, विकलांग, बौद्धिक स्तर पर वंचित, संवेदी, मांसपेशीय अस्थि या अन्य विकलांग, भाषा बोली कामगार, जातिगत समूह, धार्मिक अल्पसंख्यक, स्त्री पुरुष भेदभाव को दूर करके सर्वजन के संपूर्ण विकास हेतु शिक्षा का प्रावधान है। ओके। संविधान के 86 संशोधन के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन 6 to 18 ईयर्स। तो अब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये संशोधन जो 86 संशोधन आया। तो इसमें क्लियर ये मेंशन किया गया इट इज कंपलसरी टू टेक एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, एज फैक्टर
6 to 14 ईयर्स 6 से 14 साल की आयु के बालकों को, चाहे पुरुष हो या महिला हो, निःशुल्क शिक्षा देना है, उनका अधिकार है ना। अगर डिसेबल चिल्ड्रन है तो 6 से 18 साल। अब जो डिसेबल है तो उसका क्या क्या कंडीशन है, देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो पहला विजुअल डिसेबिलिटी, दृष्टि अक्षमता, देखने में सक्षम नहीं है। श्रवण अक्षमता, ऑडिटोरी डिसेबिलिटी। फिर मानसिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फिर दोस्तों गामक अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। फिर होता है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी। आगे आपका अधिगम अक्षमता के प्रकार, तो देखो डाइसलेक्सिया, जो अधिगम क्षमता है ना उसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ना इसको डिटेल में देखते हैं कौन कौन से इसमें होते हैं। क्वेश्चन सीटेड में पूछता है कि कंडीशन दे देगा कि किस टाइप का डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो देखते हैं डाइसलेक्सिया क्या कहता है। डाइसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। बिल्कुल लर्निंग डिसेबिलिटी है, पढ़ने में कठिनाई होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है। ई एवं क में विभेद नहीं कर पाता है। मान लो ई लिखा हुआ है, क लिखा हुआ है, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये और ये में कुछ अलग है, लगे दोनों एक ही है, तो उसको अक्षर ज्ञान की प्रॉब्लम है। ओके, आगे कहता है सा और वाज, है ना। मान लो ए से डब्लू है और ये है आपका वाज, बोलेगा ये दोनों सेम ही है। न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं समझ पाते। लेटर रिवर्स कर देना, पढ़ना इत्यादि। जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी त्रुटि हो सकती है ना। तो पूछ देगा कि कोई बच्चा अगर सौ और वाज में डिफरेंस नहीं कर पाता तो किस लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है, तो डाइसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। ओके, सेकेंड है दोस्तों अप्रैक्सिया। तो इसमें क्या है कि यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन में संबंध, सूक्ष्म गतिक कौशल, लिखने चलने टहलने बोलने में निपुण नहीं होते। जैसे अब चलना है सीधा तो चलेगा तिरछा, है ना, लिखना है सीधा तो लिखेगा तिरछा, बोलने में भी दिक्कत होता है। तो ये क्या हुआ, अप्रैक्सिया। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण उत्पन्न प्रकार होता है। हमारे मस्तिष्क को 4 भाग में डिवाइड किया है, सेरेब्रम, सेलेबलम, मेडुला और एक और है। तो ये जो चलना लिखना टहलना बोलना, ये कौन सा हमारा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है, तो सेरेब्रम। तो जिस बच्चे में सेरेब्रम में थोड़ा डिसेबिलिटी पाया जाता है तो इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को क्या कहते हैं दोस्तों, अप्रैक्सिया। नेक्स्ट आपका डायस्प्रैक्सिया। कहता है अप्रैक्सिया एक प्रकार है मस्तिष्क से क्षति के कारण होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं करना। मान लो कोई बच्चा को बोल दिया कि तुम उंगली को आंख के पास ले जाओ, तो आंख के पास ले ही नहीं जाएगा, वो नाक को पकड़ लेगा, मुंह को पकड़ लेगा, कान को पकड़ लेगा। डिस्प्रैक्सिया यांत्रिक तंत्र संबंधी विकार है, इसमें सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर होता है ना। उसको आंख के पास बोला जाएगा, आंख के पास ले जाओ, नहीं, नाक के पास ले जाएगा, कान के पास ले जाएगा। तो इस तरीके के विकार को क्या बोलते हैं, तो इस तरीके के विकार को बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। इसको नोट्स कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर है आपका एफेसिया, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता, मौखिक रूप से सीखने एवं विकारों को अभिव्यक्ति करने में समस्या। फिर कहता है मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह अफ्रेसिया उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आपका डिस्फेसिया, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता। नेक्स्ट आपका दोस्तों अलेक्सिया, कहता है कि मस्तिष्क के क्षति के कारण पढ़ने में क्षमता होगा तो अलेक्सिया हो जाएगा। इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेक्सिया भी कहा जाता है। यह अर्जित डिसलेक्सिया है। अलेक्सिया के कारण अफेसिया एवं डिस्ग्राफिया जैसे अधिगम अक्षमता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में संभव नहीं है। क्या कहता है अलेक्सिया कि मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता, इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेक्सिया भी कहा जाता है। यह अर्जित डिसलेक्सिया है। अलेक्सिया के कारण अफेक्सिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में संभव नहीं है। नेक्स्ट आपका डिस्ग्राफिया, लिखने संबंधी अक्षमता, ठीक से नहीं लिख पाना, हाथ हथेली या अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियाँ,
मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियाँ। अब जो एक है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसग्राफिया, तो इसमें क्या कहता है कि लिखने संबंधी क्षमता, लिख नहीं पाता। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ PINTU, पिंटू, इसको अच्छे से नहीं लिख पाएगा। कैसे इसको लिख सकता है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ, P यहाँ लिख लेगा, I यहाँ लिख देगा, N यहाँ, तो ये आपका हो गया डिसग्राफिया। नेक्स्ट है आपका डिसकैलकुलिया, गणित अंक गणित समझने में कठिनाई, गणित अंक गणित समझने में कठिनाई, इसे न्यूमलैक्सिया भी कहा जाता है। डिसकैलकुलिया को न्यूमलैक्सिया भी कहा जाता है। इसमें आपका हो गया ग्राफिकल, ऑडियो, ग्नोटिक, लैक्सिकल और वर्बल। मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती है इसमें डिसकैलकुलिया में। फिर आपका डिस्थीमिया, गंभीर तनाव की अवस्था, बिल्कुल गंभीर है, क्रिटिकल कंडीशन है भाई। व्यक्ति की मनस्थिति हमेशा निम्न होती है, बालक का अधिगम प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आपका 10th डिसेबिलिटी देखा जाए तो डिस्मोर्फिया, भ्रम हो जाता है कि शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या पूर्ण है ना। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, अगर एक बार कहे तो अरे यार तुम्हारा तो मतलब एक कान छोटा है एक बड़ा है, तो उसको क्या हो जाएगा कि शक का बीमारी हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा कि हाँ सच में, और क्या है वो मेंटल रूप से वो ग्रसित हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्मोर्फिया। शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरों लोगों से करने लगता है ना। या मान लो नाक जैसे चौड़ा है किसी का, तो अब दूसरों से कंपेयर करने लगेगा। इस तरह के ग्रसित लोगों को क्या कहते हैं, डिस्मोर्फिया। जैसे हैं वैसे ठीक है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है ना, वो फिर मेंटल ग्रसित हो जाता है उस तरीके से। वो क्या है आपका, नहीं भी उसको होगा तो फिर उसमें सो प्रॉब्लम दिखने लगेगा। अब कहता है नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा योजना में बच्चों की आवश्यकता जरूरत के अनुसार शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सिस्टम में बदलाव किया जा सकता है, बच्चे में नहीं, है ना। क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं, सिस्टम बच्चे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ये परफेक्ट बात है ना। इसको बढ़िया से हाईलाइट करता हूँ मैं कि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम के लिए बच्चा नहीं है, सिस्टम जो है ना बच्चे के लिए। यही तो राइट लोग भूलते जा रहे हैं। बच्चे स्कूल के लिए नहीं है, स्कूल बच्चे के लिए, इसलिए बच्चे के अनुकूल ही स्कूल चलना चाहिए। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के कंपेयर में इंक्लूसिव एजुकेशन बेहतर है। इसमें आपका पहला है आपका बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। नेक्स्ट है आपका प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रेन। तो इसमें क्या है आपका, गिफ्टेड चिल्ड्रेन जिज्ञासा ज़्यादा होती है, चीज़ों को याद रखने की स्मृति अच्छी होती है, सृजनात्मकता पाई जाती है, आईक्यू लेवल 140 से ऊपर होती है। समझ लीजिए आइंस्टीन के जैसे ही होंगे हमारे APJ अब्दुल कलाम, या जो एक लेटेस्ट गूगल बॉय डेट इज कौटिल्य जो हरियाणा के हैं, वो भी बीच में ज़्यादा पॉपुलर हुए थे क्योंकि उनको कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए वो बता देंगे आपको, तो उनका IQ लेवल बहुत हाई है। तो उस टाइप के क्या होते हैं, गिफ्टेड बच्चे होते हैं। तर्क शक्ति अच्छी होती है, तर्क शक्ति अच्छी होती है, शब्द ज्ञान विस्तृत होता है, मौलिक चिंतन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका PWD, फिजिकल विथ डिसेबिलिटी, 1995 में इसमें 7 क्राइटेरिया दिया गया है। तो RPWD, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, 2016 में आया था। यह PWD 1995 को रिवाइज किया गया था, है ना। PWD आया था 1995 में, फिजिकली विथ डिसेबिलिटी, फिर 2016 में इसको रिवाइज किया गया RPWD। तो इसमें 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया, ठीक है ना। तो अब तो वो 7 को तो होगा ही, 7 के अलावा जो है आपको 14 डिसेबिलिटी और जोड़ा गया 2016 में, तो उसको बोला गया RPWD, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो RPWD जो 14 जून 2017 से लागू हुआ था, तो जो 21 डिसेबिलिटी है उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर इस तरीके का अगर किसी में है तो वो आपका किस में आ जाएगा, PWD कैटेगरी में आ जाएगा। RPWD, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो आइए हम लोग देखते हैं जो 21 है आपका, 21 जो है आपका उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 11th,
12, ओके। तो पहला डिसेबिलिटी है दोस्तों अंधापन। अगर अंधापन है तो RPWD 2016 के अंतर्गत आएगा, उसको PWD के अंतर्गत रखा जाएगा। दृष्टि बाधित, कुष्ठ रोग से पीड़ित, श्रवण हानि, सुनने में दिक्कत हो रहा, लोकोमोटर विकलांगता, लोकोमोटर मतलब मोशन सेंसरी, चलने फिरने में दिक्कत हो रही, बौनापन, हाइट में छोटा है, बौद्धिक विकलांगता। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर है मानसिक बीमारी हो गया है, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, या सेरेब्रम पॉलिसी, या मुस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या फिर नेक्स्ट है आपका जीर्ण तंत्रिका संबंधी, फिर विशिष्ट लिखने की क्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फिर आपका दोस्तों भाषण भाषा विकलांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, एंड नेक्स्ट है आपका बहरापन, या कई तरह की विकलांगता होंगी, एसिड अटैक पीड़ित, पार्किंसन रोग। तो अब देख लो यहाँ उसको अच्छे से इसमें बताया गया है विद फिगर, तो देख लेते हैं हम लोग। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जो 2016 में लागू हुआ, तो ब्लाइंडनेस, देखिए ये आँख से नहीं देख सकते हैं, छड़ी के सहारे चल रहे हैं। लो विजन, इनका लो विजन है, जैसे मैं चश्मा लगाया हूँ, दूर का नहीं दिख रहा है, नज़दीक का दिख रहा है, तो ये हो गया लो विजन। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना, बॉडी में कहीं ना कहीं किसी तरीके का न्यूट्रिशनल डिफेक्ट आ गया हो। क्रोनोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, मानसिक किसी तरह का दिक्कत हो। लेप्रोसी क्यूर्ड पर्सन हो गया। हियरिंग, सुनने में दिक्कत आ रही है इसमें। स्पेसिफिक लर्निंग, पढ़ने में दिक्कत आ रही है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जैसे देख सकते हैं इनका पैर एक नहीं है तो चलने में दिक्कत हो रहा है, तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये आ जाएंगे RPWD में। फिर ड्वार्फिज्म, देखिए इनका हाइट कम है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ये बोल भी नहीं पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। फिर आपका होगा थैलेसीमिया। फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, ऑटिज्म स्पेक्टर डिसऑर्डर, सेरेब्रल पेशी, मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिफ ब्लाइंडनेस, एसिड अटैक, देख सकते हैं एसिड अटैक सर्वाइवर हैं लोग। फिर पार्किंसन डिजीज, देख सकते हैं ये उम्र से पहले ही जो है त्वचा मतलब बुढ़ापा आना। अब दोस्तों हम लोग आते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, है ना, जो 2009 में आया है उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो क्या कहता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में तैयार हुआ परंतु 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ है। पूछ सकता है राइट टू एजुकेशन कब बना, तो 2009 में। कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 में, क्योंकि हमारा सेशन जो है स्कूल का वो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। भारत का 86वां संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देने का प्रावधान किया गया। फिर कहता है 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए, है ना। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य, जो 86 संशोधन लाया गया 2002 में, आर्टिकल 21A के अंतर्गत ये प्रावधान है। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनको 6 से 18 वर्ष तक है। देखिए आगे कह रहा है कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष होता है, ठीक है। एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान होगा, एज वाइज होमोजीनियस क्लास। मानते हैं एक उम्र होता है, जैसे कहा गया है कि 14 साल तक आप मैट्रिक का परीक्षा देते हैं, तो उस अनुसार आपको सेटिंग किया जाएगा एज के फैक्टर के अनुसार। कहता है RT के महत्वपूर्ण निषेध, राइट टू एजुकेशन का कुछ कुछ जो है आपका निषेध है, प्रोहिबिशन है। कहता है बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक सजा नहीं देना है, किसी तरह का उन पर कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना है। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन का कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी टेस्ट नहीं दे रहा है, बच्चा कमजोर है तो इसको 8वां में नहीं होगा, 6ठा में इसका एडमिशन होगा, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। नो एडमिशन फी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट ट्यूशन नियम के विरुद्ध है, जो गवर्नमेंट शिक्षक है उनको प्राइवेट ट्यूशन देना विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है। बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है, मान्यता होना चाहिए स्कूल चलाने के लिए। प्राइवेट स्कूल में BPL EWS छात्रों को 25% अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। कहता है 30:1 बच्चों शिक्षक का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि एक प्राइमरी स्कूल में जो है
बच्चे और जो शिक्षक हैं, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो कितना होना चाहिए। तो अब समझ लीजिए कि टीचर 30 अगर मान लो स्टूडेंट हैं तो एक टीचर उन पे होना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। 30:1, 30 स्टूडेंट पर एक टीचर। सेकंड क्या है कि प्राथमिक स्कूल बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में, उच्च प्राथमिक शिक्षा 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अगर मान लो बच्चा का घर जहाँ भी है तो उसके एक जो सर्कल एरिया रेडियस बनेगा 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए प्राथमिक स्कूल, और जो हाई प्राइमरी स्कूल है वो 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर होना चाहिए, ऐसा नियम है। कहता है कक्षा 1 से 5 में एक वर्ष में कम से कम 200 वर्किंग डेज विद्यालय खुलना चलना चाहिए। 365 दिन का एक साल होता है, तो इसमें 200 का जो है ना 200 दिन आपका क्लास विद्यालय खुलना चाहिए। वही अगर बात करें हायर एजुकेशन 6 to 8, एक वर्ष में कम से कम 220 वर्किंग डे होना चाहिए। तो अब देखिए जो टीचर का जो क्राइटेरिया डिवाइड किया गया उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। पहला, अगर 1 से 5 क्लास का कोई शिक्षक है, ऐसा स्कूल जहाँ 1 to 5 है, अगर वहाँ कोई शिक्षक है तो उनको बोला जाता है PRT, प्राइमरी, और आर का पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, कमेंट में बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। 6 to 10 का टीचर को TGT बोला जाता है। 11 और 12 के लेक्चरर है ना, 11-12 का क्या हो गया, लेक्चरर, PGT बोला जाता है। तो आई होप PGT का फुल फॉर्म होगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, है ना। और P का तो होगा प्राइमरी। तो देखते हैं आपका आगे क्या कहता है। जैसे 1 to 5 को बोलते हैं प्राइमरी स्कूल, तो इसमें टीचर और स्टूडेंट का रेशियो कितना होना है, 30:1। 6 to 8 एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं, तो इसमें आपका स्टूडेंट 35 है तो एक टीचर होना चाहिए। 9 to 10 को बोलते हैं सेकेंडरी स्कूल, और 11-12 को बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कहता है कि 1 to 5 में एक वर्ष में कम से कम 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। अगर 1 to 5 क्लास है तो इसमें 200 दिन चलना चाहिए 365 दिन में, और घंटे की बात करें तो 800 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। वही 6 to 8 में बात करें तो एक वर्ष में कम से कम 220 दिन ऑलरेडी हमने देखा, और घंटे के हिसाब से देखें तो 1000 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटा काम करना है, जिसमें शिक्षण सामग्री प्रिपेयर का समय भी सम्मिलित है ना। क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ इंक्लूड है उसमें 45 घंटे में। एबव 150 चिल्ड्रेन, अगर 150 चिल्ड्रेन से ज़्यादा है तो 5 टीचर प्लस एक हेड टीचर का होना अनिवार्य है उस स्कूल में। तो देखते हैं, आपका वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो रहा है, तो हो सकता है वीडियो 40-45 मिनट में जाए, कोई बात नहीं। तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इसमें कहता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज वन ऑफ द 4 NCA पब्लिश्ड इन 1975, 1988, 2000, 2005 बाई NCERT इन इंडिया, है ना। अभी NCERT जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ आज आपको 10 अप्रैल 2023, तो NCERT से कुछ मुगल काल और इस तरीके के कुछ पाठ्यक्रम को हटाए गए हैं, तो थोड़ा ये भी जो है ब्रेकिंग न्यूज बन चुका है। तो देखेंगे नया NCERT बुक आता है तो क्या चेंजेज होता है। तो जो आपका 4 NCA पब्लिश्ड हुआ, एक बार 1975 में हुआ था, फिर 88 में हुआ, फिर 2000, फिर 2005 में NCERT बुक। NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित हो, ऐसा माना गया है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित हो। NCF 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में शामिल किया गया है। 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। तो जो है मुख्य उद्देश्य क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, केवल ज्ञान को ज्ञान ही नहीं रहने दिया जाए, उसको सामाजिक बिहेवियर से जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, रटने वाला शिक्षा नहीं होना चाहिए। पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, है ना।
आएगा था बिना भार के अधिगम या लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 रिपोर्ट बेस्ड है। एक बार आया था कि बैग भर भर के बच्चे को, जिससे क्या उनको फिजिकली प्रॉब्लम हो रहा था, तो इस पर भी कुछ आया था मुद्दा। आगे आपका एनसीएफ 2005 के 5 विधियों पर जोर देता है, जैसे करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, कोई भी चीज़ करके सीख, प्रैक्टिकल, निरीक्षण, इंस्पेक्शन मेथड, टेस्ट मेथड, सामूहिक ग्रुप लर्निंग, मिश्रित विधि मिक्स्ड मेथड। आएगा था एनसीएफ 2005 में रचनावाद की समझ प्राप्त होती है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता जैसा होना चाहिए, है ना, टीचर एज ए फैसिलिटेटर। कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य बहुभाषावाद होना चाहिए, मल्टीलिंग्वलिज्म। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग। आगे है आपका दोस्तों समाजीकरण, सोशलाइजेशन। तो इसको देखते हैं, सोशलाइजेशन क्या कहता है। कहता है समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है, बिल्कुल, और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलता रहता है। समाजीकरण की प्रक्रिया से संभावित होती है। पालन पोषण कैसा आपका कुछ इन्वायरमेंट पालन पोषण हुआ है, सहयोग, अनुकरण, पुरस्कार एवं दंड। नेक्स्ट है आपका समाजीकरण की इकाइयाँ। तो समाजीकरण की इकाइयाँ में पहला हो गया आपका फैमिली, सेकंड विद्यालय, टीचर और मीडिया। इन सभी का रोल है एक समाज को अच्छा बनाने में। बच्चे के समाजीकरण की मुख्यतः 2 तरह की एजेंसियां हैं, पहला एक्टिव एजेंसी, दूसरा है पैसिव एजेंसी। एक्टिव मतलब है सक्रिय एजेंसी, जहां बच्चे सक्रिय होते हैं, बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य क्लब, स्कूल। ये सब हो गया एक्टिव। परिवार कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते, रोना धोना, एवरीथिंग। दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य क्लब, स्कूल, ये सब हो गया एक्टिव एजेंसी। पैसिव में क्या हो गया, बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सब पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। एक शिक्षक के रूप में कैमरामैन की जगह कैमरा पर्सन का उपयोग करना उचित समझेंगे, है ना। जैसे कैमरामैन कैमरा पर्सन मान लीजिए, चेयरमैन को चेयर पर्सन मान लीजिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा में कहा गया कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन जॉन डेवी थे। जॉन डेवी जो थे आपका बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे। इसमें बच्चों के नीड्स के अनुसार एक्टिव प्लान किए जाते हैं। बच्चे जिज्ञासु, रचनात्मक और सीखने की जन्मजात क्षमता रखते हैं। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजू भाई बधेका को दिया जाता है। प्रगतिशील विद्यालय 1896 में खोले गए थे। प्रगतिशील विद्यालय में करके सीखने पर जोर दिया जाता है। आगे का था दोस्तों, प्रगतिशील विकास में बच्चा समाधानकर्ता बने और महत्वपूर्ण कौशल व चिंतन सीखें। बच्चा वर्तमान जीवन के लिए सीखें, लर्निंग फॉर प्रेजेंट लाइफ। संपूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक को भगवान मानना गलत है, यह एकमात्र साधन का प्रकार है। प्रगतिशील शिक्षा स्कूल में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का योगदान है। आगे कहता है लर्निंग इज ए सोशल एक्टिव एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अधिगम एक सामाजिक, सक्रिय और लोकतांत्रिक प्रक्रिया होना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां, एरर एक समाज स्वाभाविक हिस्सा है। एरर से बच्चे की थिंकिंग का पता चलता है। कई बार बच्चे कुछ भ्रांतियां बना लेते हैं जिन्हें गलत संप्रत्यय, रोंग कंसेप्ट ना कहकर अल्टरनेटिव या नेटिव कंसेप्शन कहा जाता है। क्लासरूम डिस्कशन से उन्हें ठीक किया जा सकता है। जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है। एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, शिक्षक, स्टूडेंट और करिकुलम, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है, और इंटरवेनिंग है। टीचर जो है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। स्टूडेंट क्या है, डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, टीचर पे। और जो करिकुलम है ये आपका इंडिपेंडेंट के बीच का काम कर रहा है, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें, भाषा, तो भाषा 3 प्रकार होता है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मान लो ऐसे कुछ इंडिकेट किए बिना बोले तो आप समझ सकते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सांकेतिक हो गया, लिखित मैंने लिख कर बता दिया कि बॉय है। और मौखिक मतलब जो मैं ओरली बोल कर आपको बता रहा हूँ, रेडी, ओरल। भाषा का स्वभाव एवं क्रम, मनोवैज्ञानिक क्रम, पहले सुनता है लोग, बोलता है, पढ़ता है, लिखता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। फिर मॉन्टेसरी के अनुसार सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, तो 2 लोग थे। मनोवैज्ञानिक अगर देखा जाए तो बच्चा पहले सुनेगा, बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। लेकिन मॉन्टेसरी कहते हैं कि सुनेगा, बोलेगा, तो उसके बाद लिखेगा, तब पढ़ेगा। तो ये कोई क्रमबद्ध नहीं है
कि पहले बोलेगा सुने। हो सकता है कोई बच्चा पहले पढ़ना सीख ले उसके बाद लिखे, या उसके बाद बोलना शुरू करे, या कोई पहले बोलना शुरू करे, है ना। तो इस तरीके का है। चोमस्की भाषा का जन्मजात मानते थे, है ना। चोमस्की जो है ना भाषा को जन्मजात मानते थे, अर्थात बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, और जैसे कृदंत, रोना, सांकेतिक इत्यादि। चोमस्की इनेट एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, भाषा के भाग या रूप, फोनेम, स्वनिम। कहता है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई अ, क, च, ज, फ इत्यादि। रूपिम, मॉर्फिम, शब्द का छोटा रूप, पेन, कॉपी, रोम। फिर वाक्य, सिंटेक्स, विन्यास, सेंटेंस अरेंजमेंट, भाषा के नियम, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब रूल हो गया, व्याकरण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिमेंटिक्स, अर्थ, विन्यास, मीनिंग अरेंजमेंट, वाक्य विन्यास का सार्थक अर्थ। मोहन के पास एक पुस्तक है, सही है। मोहन के पास है एक पुस्तक, ये गलत है ना। डेट इज अरेंजमेंट इसका सही नहीं है। मतलब तो वही कह रहा है कि मोहन के पास एक पुस्तक है, ये भी कह रहा है मोहन के पास है, क्या है, एक पुस्तक। लेकिन अरेंजमेंट सही नहीं है सेकंड का, इसलिए ये सही है, ये गलत है, सार्थक अर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट आपका CRT, क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट। इसमें फिक्स्ड परसेंटेज मार्क्स होता है। जैसे मान लेते हैं 33% 12 में आना चाहिए, इतना मिनिमम आना चाहिए, डेट इज फिक्स्ड कर दिया गया, तभी आप पास माने जाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग मैटर है, लेकिन आपको पास होने के लिए मिनिमम 33% लाना है। एज फॉर एग्जांपल जो सीटेट का ये करिकुलम चला रहा हूँ, तो इसमें 60% आपका आना चाहिए आउट ऑफ 150, मतलब 90 प्लस मार्क्स है तो आप पास हैं, है ना। इससे ऊपर 140 प्लस हो तो आप बेस्ट हैं, लेकिन 90 प्लस होना चाहिए, अदरवाइज आप फेल हैं। NRT कहता है नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट। इसमें एक दूसरे से हाई स्कोर लाकर सिलेक्शन लेना होता है, जैसे KVS, DSSP, मेरिट बेस्ड जहाँ होता है उसको बोलते हैं NRT, नॉन रेफरेंस टेस्ट। एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, उसमें फिक्स्ड हो जाता है परसेंटेज मार्क्स। नेक्स्ट आपका दोस्तों पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन में सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध, है ना, क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है, यानी किसी बालक की क्या उपलब्धियां हैं, क्या कमियां हैं, इन सभी जानकारी पोर्टफोलियो में संचित रहता है। नेक्स्ट आपका जेंडर। जेंडर एक सामाजिक सीरियल संरचना है, सेक्स एक जैविक बायोलॉजिकल संरचना है। मैंने बताया था सेक्स और जेंडर में डिफरेंस है, कहने का मतलब इसमें भी मेल फीमेल है, इसमें भी मेल फीमेल है, एक ट्रांसजेंडर भी जुड़ गए हैं। तो मेल फीमेल की बात करें तो ये जो हो गया सेक्स, वो आपका बायोलॉजिकल हो गया डिफरेंस, लेकिन जो आपका जेंडर हो गया वो सामाजिक डिफरेंस हो गया, कि ज़्यादा मेल को प्रेफरेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल। इनको अच्छा पढ़ाई, अच्छा साधन, अच्छा रहने को, अच्छा खाने को, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन ए सुपीरियर मैनर, बट फीमेल को उतना अच्छा फैसिलिटीज नहीं मिलता है। इनको घर में ही रहने तक सीमित कर दिया जाता है, घर के काम काज में ही सीमित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ है, लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबल मैक्सिमम लोगों के साथ ये है। तो ये हो गया जेंडर इनइक्वलिटी। अब आता है जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़िबद्धता। समाज में महिलाओं और पुरुषों को लेकर चली आ रही रूढ़िवादी धारणाएं, जैसे महिलाएं गणित में कमजोर होती है, ऐसा मेंटली मान लिया गया है। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन मान लिया गया है, तो दिमाग में क्या है वो सेट हो गया। पुरुष रोते नहीं है, अरे पुरुष भी रोते हैं यार, ऐसा नहीं है। जेंडर बायस, लिंग पक्षपात। एक शिक्षक को गर्ल्स और बॉयज में जेंडर पैरिटी, लिंग समान रखनी चाहिए, वह जेंडर नेचर लैंग्वेज। आगे आपका लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। कैमरा मैन, कैमरा पर्सन, है ना, चेयरमैन, चेयर पर्सन। तो यही था दोस्तों। आगे और है एक आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी, है ना। ये मेरा ब्लूम टैक्सोनॉमी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहाँ तक हमारा था सेशन। तो आपको मैं इंडेक्स बता दूँ एक बार, देख रहे हैं 50 मिनट का हो चुका है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, लिंग तक, है ना। एक आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी बच रहा है, तो आई होप इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो देख लेते हैं। एक तो हमने यहाँ से शुरू किया था प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, ये टॉपिक हो गया, इसका हाफ पार्ट हो चुका था पार्ट 3 में, पार्ट 4 में हाफ पार्ट।
थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग एंड मोरल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जो हमने देखा था, जो 7 थे पहले, फिर 21 हो गए 2016 में। तो कौन कौन से थे? टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी कौन है, गिफ्टेड चिल्ड्रेन कौन है, राइट टू एजुकेशन 2009 जो लाया गया 6 से 14 साल, कंपलसरी एजुकेशन, सोशलाइजेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, लैंग्वेज कितने हैं, भाषा कितने हैं, सांकेतिक, मौखिक, लिखित, फिर जेंडर जो आपका सोसाइटी में आपका सोशल एक जेंडर एक सेक्स बेस जो है। तो इतना टॉपिक को हमने आज कवर किया है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। और टेक्स्ट बुक एक है आपका दोस्तों, वहाँ से आप अपने आप को टेस्ट देकर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और साथ में डिस्कशन, तो आप उसको रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी चॉइस, कोई और अच्छी हो तो उसको ले सकते हैं। तो ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो ओके, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, that will be part 5 of child development and pedagogy. Okay.